नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है। चाहे मनोविज्ञान की बात करें चाहे शिक्षा शास्त्र की बात करें, इन दोनों में परीक्षण निर्माण करने का तरीका एक ही है। तो हम बात करेंगे कि देखिए मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण निर्माण के महत्वपूर्ण सामान्य चरण क्या होते हैं। तो मेन टॉपिक आपका है कि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, क्या क्या इनके स्टेप होते हैं परीक्षण का निर्माण करने में। तो वीडियो को में लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि परीक्षण क्या होता है। तो देखिए परीक्षण से तात्पर्य प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला से होती है जिससे क्या है कुछ सूचनाएं इकट्ठा की जाती है। एकदम सिंपल आप समझ लीजिए, उसे आप परीक्षण कहते हैं। यदि आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं या शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपने कई तरह के परीक्षण क्या है किए होंगे अपने प्रैक्टिकल में, जैसे कि बुद्धि परीक्षण आपने किया होगा, रुचि परीक्षण, उसके बाद क्या है मनोवृत्ति परीक्षण किया होगा, उपलब्धि परीक्षण किया होगा, इत्यादि कई तरह के परीक्षणों को आपने किया होगा। तो मान लीजिए हमें कोई परीक्षण का निर्माण करना हो तो ऐसे क्या क्या स्टेप हम अपने दिमाग में रखेंगे जिससे क्या है परीक्षण का निर्माण एकदम सटीक हो और जो मानक बनाए गए हैं उनके अनुसार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम परीक्षण क्या होता है मैंने आपको बता दिया सिंपल कि विश्व कोश या शब्दकोश के अनुसार परीक्षण से तात्पर्य प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला से होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है कुछ सूचनाएं इकट्ठा करना होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखिए मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोध रूपी गाड़ी का पहिया क्या है, परीक्षण है। ठीक है, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में जो शोध किया जाता है यदि उसको आप गाड़ी मान लेते हैं तो उसका पहिया क्या है, परीक्षण है। अब बिना पहिया के गाड़ी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो यदि परीक्षण को हटा दिया जाए तो शोध होना असंभव है। क्यों होना असंभव है, इसलिए है कि भाई परीक्षण रहेगा तभी ना आप अपने शोध के लिए डाटा कलेक्शन करेंगे विभिन्न प्रकार के टेस्ट को अप्लाई करके। जब आप डाटा कलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो कैसे आपका शोध का रिजल्ट परिणाम व्याख्या कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि हम शोध को क्या है गाड़ी माने तो उसका पहिया परीक्षण है। जिस प्रकार से गाड़ी में से पहिया अलग कर देंगे तो वो चल अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा, ठीक उसी प्रकार से क्या है अगर शोध से परीक्षण हटा दे तो शोध की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब परीक्षण निर्माण के 7 प्रमुख चरण बताए गए हैं जो इस प्रकार है। जो आप कौन से परीक्षण निर्माण के, जैसे आपने बुद्धि परीक्षण देखा है, अप्लाई किया है, व्यक्तित्व परीक्षण देखा है, मतलब कोई भी परीक्षण देखा है तो उसका निर्माण करने के 7 प्रमुख चरण स्टेप या कदम बताए गए हैं मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में। कौन कौन है, सबसे पहला क्या है, परीक्षण की परियोजना बनाना, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक परीक्षण का निर्माण करूंगा। तो जब आपने डिसाइड कर लिया परीक्षण का निर्माण करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या है घर बनवाऊंगा, तो घर अभी बना नहीं है, बनाने के पहले क्या है आप एक योजना बनाएंगे कि घर में क्या क्या चीज़ लगेगा सामान, उसका पूरा लिस्ट बनाएंगे, हर चीज़ व्यवस्था करके तब क्या है उसको आप ज़मीन पर उतारेंगे। ठीक उसी प्रकार से परीक्षण निर्माण करने में सबसे पहला जो स्टेप है, कदम है, वो क्या है, परीक्षण की परियोजना बनाना। तो इस चरण में क्या है जो परीक्षण करता होता है या परीक्षण निर्माण करता होता है वह परीक्षण से जुड़े कई बातों का निर्णय करता है। जैसे क्या करता है कि जो मैं परीक्षण बना रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या होगा, उस परीक्षण में एकांशों की संख्या कितनी होगी, आज उस परीक्षण का एकांश का स्वरूप क्या होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे कि निबंधात्मक प्रश्न होंगे, कैसे होंगे, और उस परीक्षण को करने के लिए निर्देश कैसे होंगे या क्या होने चाहिए। फिर जो हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे, प्रतिदर्श का चुनाव करेंगे तो उसकी विधि क्या होगी, और क्या परीक्षण की समय सीमा, यानी कि कितने समय सीमा में परीक्षण को करना होगा, और कौन सी सांख्यिकी विश्लेषण विधि लगा के परीक्षण का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इत्यादि बातों का क्या है सबसे पहले स्टेप में परीक्षण निर्माण करता
ये योजना बना लेता है। अब पहला चरण हो गया कि परीक्षण का परियोजना बन गया, सब चीज़ क्लियर हो गया कि एकांश इतना होंगे। एकांश जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, मान लीजिए आप बुद्धि परीक्षण पे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या निर्णय लेंगे कि जो मैं बुद्धि परीक्षण बना रहा हूं तो उसका उद्देश्य क्या होगा। बुद्धि परीक्षण में एकांशों की संख्या आप कितनी रखेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम 100 रखेंगे और कह रहे हैं एकांश का स्वरूप क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, और निर्देश भी आपने लिख दिया है। और परिदर्श की विधि में आप कैसे करेंगे, तो परिदर्श की कई विधियां हैं। आप रैंडम सैंपलिंग करेंगे, स्नो बाल सैंपलिंग करेंगे, कि क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे, कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे, तो वो भी क्लियर कर लिया। और फिर परीक्षण कितने समय सीमा में बनना चाहिए या कितने ड्यूरेशन को होगा, और उसके बाद उस पर कौन सी सांख्यिकी विधि हम लगाएंगे, मीन लगाएंगे, मीडियन लगाएंगे, या तो मोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो ये डिसाइड जब आप कर लेते हैं तो वही क्या है, अब आपका प्लान बन के तैयार हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, आप एकांश लेखन लिखेंगे, आइटम राइटिंग। जो परीक्षण देखे हैं उसमें जो प्रश्न रहता है उसी को एकांश कहते हैं, ठीक है। अब मनोविज्ञान की भाषा में एकांश किसे कहते हैं, अब समझिए। बीन 1953 कहते हैं कि एकांश का तात्पर्य एक ऐसा प्रश्न या पाठ से होता है कि इसे प्राय छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। कि बीन महोदय कह रहे हैं कि एकांश क्या होता है, एक ऐसा प्रश्न या पाठ होता है कि जिसे हम छोटी इकाइयों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे हम कह दें कि सूर्य क्या है, पूरब से निकलता है, तो क्या इसको आप छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं सूर्य निकलता है, तो ये क्या है, सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एकांश मतलब क्या होता है, जो आपने परीक्षण या जो आपने कोई प्रैक्टिकल किया है तो उसमें जो आपको प्रपत्र मिलता है उसमें जो प्रश्न होते हैं ना, उसी को एकांश कहते हैं, ठीक है। परीक्षण निर्माणकर्ता के कल्पना, अनुभव, सूझ, अभ्यास, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, बड़ा शब्दकोश आदि कारकों पर निर्भर करता है। अभी जो परीक्षण निर्माण कर रहा है तो एकांश लेखन वो कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें कि कौन कौन सी बातें प्रभावित कर सकती हैं। अब जो परीक्षण निर्माण कर रहा है तो वो कितना कल्पनाशील है, उसे उसके पास अनुभव होना चाहिए, सूझ होना चाहिए, और क्या है, उसे कई वर्षों का नॉलेज भी होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर जो जिस विषय वस्तु को बना रहा है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके पास बड़ी वोकैबुलरी होना चाहिए, बड़ा शब्दकोश, जिससे क्या है वो सिंपल से सिंपल शब्द भी अपने टेस्ट में डाल सके और कठिन से कठिन शब्द भी डाल सके, आदि कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। समझ गए आप एकांश। अब दूसरे नंबर पे क्या है, आपने जो उस प्रपत्र में, जो उस टेस्ट में जो जो प्रश्न होंगे उसको आपने क्या है अब लिख लिया है, तो इसी को हम क्या है एकांश लेखन कहेंगे। तीसरा आप स्टेप आ गया परीक्षण की प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। अब जब अब हमारा प्रश्न बन के तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे, पहला जो है अपना टेस्ट करेंगे, परीक्षण का प्रारंभिक क्रियान्वयन या उसका प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। अब हमारा जो बन के तैयार हुआ, जैसे जो वैज्ञानिक है मिसाइल बनाते हैं तो पहले क्या है वो पहला टेस्ट करते हैं, ठीक है। तुरंत उड़ा नहीं देते हैं, पहले वो कई चीज़ों का टेस्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या है उसको क्या है और अपने जहाँ स्थापित करना होता है वहाँ स्थापित करते हैं। तो इसलिए क्या है, अब क्या है कुछ व्यक्तियों पर परीक्षण का क्रियान्वयन कराया जाएगा, इसी को हम क्या है प्रयोगात्मक क्रियान्वयन बोलते हैं। यानी कि अभी जो बना लिया है तो ये क्या है टेस्ट करेगा कि जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं सही है, तो ये टेस्ट कर रहा है। जैसे कॉनरेड के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या है परीक्षण का प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे ये देखेगा कि परीक्षण में जो हमने आइटम बनाया है या जो प्रश्न बनाया है उसमें कोई अस्पष्टता तो नहीं है, या तो कोई प्रश्न क्या है मतलब प्रश्न कोई अपर्याप्त तो नहीं है या आधे अधूरे तो नहीं है, और कोई प्रश्न अर्थहीन तो नहीं है, इत्यादि बातों का क्या है वो ध्यान रखता है। और साथ ही साथ एकांश की कठिनता स्तर और एकांश की वैधता, एकांश की समय सीमा निर्धारित करने में लगा समय और परीक्षण को उपयुक्त लंबाई, ये सब के बारे में भी पता करने के लिए क्या है परीक्षण की प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन कराया जाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि ये जो पहला प्रयोग करता है तो इससे पता चल जाता है कि इस जो हमने परीक्षण में प्रश्न बनाए हैं या एकांश बनाया उसका कठिनता स्तर ठीक है कि नहीं है, उसका वैधता ठीक है कि नहीं,
समय सीमा जो हमने निर्धारित किया है उस समय सीमा में प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब परीक्षण की उपयुक्त लंबाई सही है कि नहीं, इन सब के बारे में उसको स्पष्ट जानकारी प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से आप समझिए जैसे कि कोरोना जब आया था तो कई देश क्या है कोरोना के वैक्सीन बना रहे थे, तो वैक्सीन बना के क्या है तुरंत वो इंसान पे को नहीं वो इंजेक्ट कर दिए, बल्कि क्या है पहले वो जानवरों पर कई चरण में वो प्रयोग किए, जब प्रयोग सही रहा तब जानवरों पर प्रयोग किए। ठीक उसी प्रकार जब हम परीक्षण निर्माण करते हैं जिसमें पद लेखन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या है पहले हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग क्यों करते हैं हमने बता दिया कि उसमें जो अस्पष्टता है, अपर्याप्तता है, अर्थहीनता है इत्यादि सभी को दूर करने के लिए। अब तीसरा स्टेप हो गया, तो चौथा में क्या करेंगे परीक्षण की विश्वसनीयता हम निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है परीक्षण निर्माण का चौथा चरण क्या है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करना। अब विश्वसनीयता क्या है, तो विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षण प्रस्ताव की संगति से होता है, मतलब जो हमने पद बनाया है, प्रश्न बनाया है वो कितना विश्वसनीय है, मतलब कितना संगत है, यानी कि एक प्रश्न को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है अच्छे से हल कर पाएंगे उसी को क्या है हम पद की विश्वसनीयता बोलेंगे। ठीक, इस संगति में कालिक संगति तथा आंतरिक संगति शामिल होता है, यानी कि कालिक संगति क्या होता है कि जो हमने प्रश्न बनाया है तो वो क्या है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ तो उसका जो आंसर बच्चे लिख रहे हैं वो बाद में हम कहीं और करवाएं तो समय भले ही चेंज हो लेकिन क्या है वो प्रश्न का आंसर क्या है वही हो, तो उससे क्या है कालिक संगति। और आंतरिक संगति क्या है कि प्रश्नों में जो हमने शब्दों का सिलेक्शन किया है उसका डिफिकल्टी लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है इत्यादि सभी चीज़ों क्या है जानकारी हम परीक्षण की विश्वसनीयता निकाल के पता करते हैं। ठीक, अब हम पांचवें में क्या करेंगे, जिस तरह से चौथे में हमने परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की थी तो पांचवा स्टेप क्या है परीक्षण की वैधता। ठीक है, जो परीक्षण हमने बनाया है अब उसकी हम वैधता ज्ञात करेंगे। जब परीक्षण उस गुण या आदत या मानसिक प्रक्रिया को सही सही मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया था तो इसे ही परीक्षण की वैधता का है। देखिए कोई भी परीक्षण तभी वैध माना जाएगा जब उसे जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो। मान लीजिए हमने कोई परीक्षण बनाया बुद्धि मापने के लिए, वो बुद्धि नहीं मापकर कुछ और व्यक्ति का माप दे रहा है, ठीक है, तो वो वैध नहीं कहा जाएगा। यदि हमने बुद्धि मापने के लिए बनाया तो अगर बुद्धि का मापन करा तो वो परीक्षण वैध माना जाएगा। ठीक है, इसे ही परीक्षण की हम वैधता बोल देते हैं। अब छठे में हम क्या करेंगे परीक्षण का मानक तैयार करेंगे। परीक्षण का मानक किसे कहते हैं, तो किसी प्रातिनिधिक परिदर्श द्वारा परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांक या अंक को क्या है हम पहले बोलते हैं मानक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, जो प्रतिनिधि परिदर्श होता है इसके द्वारा परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्तांक या अंक को मानक कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए आयु मानक, ग्रेड मानक, सप्तमक मानक, प्रमाणिक मानक, प्रामाणिक प्राप्तांक मानक आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए क्या है जो परीक्षण निर्माणकर्ता होते हैं वो क्या है आयु मानक, ग्रेड मानक, सप्तमक मानक, प्रमाणिक प्राप्तांक मानक, इनमें से कोई एक मानक का वो क्या है अपने ऊपर अपने परीक्षण के लिए उसका निर्माण करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आयु मानक हमने ले लिया तो वो कितने साल के जो हम परीक्षण बना रहे हैं तो ये भी तो हमको डिसाइड करना होगा कि हम कितने साल के व्यक्तियों के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या किशोरों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्या वृद्धों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या बच्चों के ऊपर, तो ये भी क्या है डिटरमाइन होगा परीक्षण का मानक ज्ञात करके। अब सातवां जो स्टेप है परीक्षण का मैनुअल तैयार करना एवं पुनरुत्पादन करना। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सच्चे अर्थ में तो परीक्षण का ये कोई चरण नहीं है, क्योंकि परीक्षण का जो लास्ट चरण है वो है परीक्षण का मानक ज्ञान करना। लेकिन ये इसलिए इसमें शामिल किया गया है क्योंकि इसके द्वारा परीक्षण निर्माणकर्ताओं को क्या है बहुत आसानी होती है परीक्षण करवाने में। क्यों, क्योंकि इसमें इस चरण में परीक्षण निर्माणकर्ता अब परीक्षण से जुड़ी जो है कई प्रकार की कापियाँ छपवाता है और छपाने के बाद एक पुस्तिका भी तैयार किया जाता है जिसे मैनुअल कहा जाता है। मैनुअल में क्या होता है कि परीक्षण के मनोवृत्ति गुणों के बारे में जानकारी होता है। यानी कि मैनुअल में क्या होता है कि परीक्षण का कैसे करवाना है, क्या निर्देश है, क्या विधि है, क्या तरीका है, स्कोरिंग कैसे की जाएगी, उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, नाम से क्या होंगे, सभी चीज़ होंगे। जैसे बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, तो आपने देखा होगा कि आपके टीचर क्या है आपको प्रपत्र देते हैं, ठीक है,
उसके बाद मैनुअल के सहायता से एक पतली सी कापी की तरह रहती है, इसमें 3-4 पेज रहता है, उसमें पूरा डिटेल में दिया रहता है कि कैसे आपको ये परीक्षण करना है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी परीक्षण तैयार किया जाता है मनोविज्ञान में या शिक्षा शास्त्र में। तो परीक्षण का निर्माण करने का हमने आपको 7 चरणों के बारे में डिटेल में आज के क्लास में बताया। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।